गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों पर बात करेंगे। हमने इससे पहले विश्व में कृषि के विकास और कृषि की उत्पत्ति के विकास क्रम को देखा है और कृषि का विकास एक लंबे समय की प्रक्रिया है जिसमें आज बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है और वर्तमान आधुनिक व्यवस्था का प्रभाव कृषि पर देखने को मिलता है। कृषि एक ऐसा कारक है जिस पर भौतिक और मानवीय दोनों ही तत्वों का सम्मिलित प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि कृषि कार्य मानवीय प्रतिरूपों के अंतर्गत विकसित हुआ है, जिसे हम ह्यूमन लैंडस्केप के रूप में देखते हैं, जो मानव भूगोल का विशेषत्व रहा है। परंतु कृषि के लिए आवश्यक दशाएं भौतिक ये तत्वों से ही प्राप्त होती हैं और कृषि का मूल आधार भौतिक तत्वों पर निर्भर करता है। अतः कृषि एक ऐसा तत्व है जिसको भौतिक तत्व उसके आधार स्वरूप होते हैं और बाकी अन्य तत्व उसमें योगदान देते हैं, उसके विकास को अलग अलग रूपों में, विविध रूपों में परिभाषित करते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले तत्वों को हम लोग यहाँ देखते हैं। इनमें पहले भौतिक कारक आता है और भौतिक कारकों में मुख्य तौर पे जलवायु, धरातलीय उच्चावच, मृदा। इसके बाद कृषि को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक सामाजिक कारक हैं, जो मानव से संबंधित हैं और मानव कृषि कार्य संपन्न करता है, अतः उसकी सामाजिक अवस्था कृषि को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। इन कारकों में कृषि भूमि धारण, पट्टेदारी, खेतों का आकार व जोत विखंडन, चकबंदी व परिचालन कार्य क्षमता, धर्म, ये सब तत्व कृषि को प्रभावित करते हैं। कृषि में विविधताओं को प्रभावित करते हैं, उत्पादन को प्रभावित करते हैं और कृषि की पद्धति को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे कारकों में आर्थिक कारक हैं, जो कृषि एक विनिवेशन की प्रक्रिया है जिसमें पूंजी लागत भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसके अतिरिक्त यह आर्थिक जीविकोपार्जन के साधन के रूप में या लाभप्रद साधन के रूप में भी इसको देखा जाता है। इसमें मुख्य तौर पर श्रम, पूंजी, मशीनीकरण व उपकरण, आवागमन की सुविधाएं, विपणन सुविधाएं, सरकारी नीतियां, ये सब वो कारक हैं जो कृषि को आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित करते हैं, अर्थात जिनमें कृषि की विशिष्टताओं को प्रभावित करने की क्षमता होती है। हम आज पहले भौतिक कारकों पर चर्चा करेंगे। कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों की हम बात करेंगे। मनुष्य का विकास एक निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है और एक समय अवधि में मनुष्य ने बौद्धिक और तकनीकी रूप से काफी क्षमताएं अर्जित की हैं। इसके बावजूद हम लोग यदि कृषि के दृष्टिकोण से देखें तो प्राकृतिक कारकों द्वारा कृषि को का नियंत्रण माना जाता है। हालांकि मनुष्य ने काफी परिवेश में परिवर्तन करके बहुत कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया है, परंतु आज भी कृषि को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक कारक कृषि प्रारूपों को निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इन प्राकृतिक घटकों के आधार पर ही कृषि की पद्धतियों को समझा जा सकता है। कृषि को प्रभावित करने वाले इन प्राकृतिक घटकों में सबसे पहले हम जलवायु के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है कृषि के को प्रभावित करने वाले कारकों में। जलवायु से तात्पर्य हम लोग जानते हैं कि मौसमी दशाओं के औसत योग से होता है और किसी भी क्षेत्र के जलवायु में वहाँ उसके कई सारे तत्व शामिल होते हैं, जिनमें तापक्रम है, आर्द्रता है, अनावृष्टि वर्षा का स्वरूप है, हिमपात है, पाला है। ये सब चीजें कृषि के दृष्टिकोण से जलवायु के महत्वपूर्ण पार्ट होती है। कृषि में पौधों की उपज के लिए इन सब तत्वों का एक समीचीन मात्रा होना आवश्यक है और ये सब तत्व पौधों की वृद्धि, विकास और उनकी उत्पादन या उनकी उपस्थिति को निर्धारित करते हैं। अतः जलवायु एक महत्वपूर्ण तत्व है जो कृषि को निर्धारित करता है, अर्थात हर प्रकार की जलवायु कृषि योग्य
नहीं है। हम लोग देखें बहुत मोटे तौर पर तो अति शीत और अति शुष्क जलवायु में कृषि कार्य सीमित हैं। यदि हम विश्व के क्षेत्रों पर दृष्टिपात करें तो इस प्रकार के विषम जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर कृषि कार्य ही नहीं, मानव की उपस्थिति भी नगण्य सी हो जाती है। अतः जलवायु के ये घटक काफी अधिक मात्रा में कृषि को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले तापक्रम के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। और तापक्रम से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में सूर्य ताप की प्राप्ति की मात्रा से है और उष्मा की मात्रा से है। हम इसे टेम्परेचर के रूप में देखते हैं। किसी भी क्षेत्र की तापक्रम में जो दशाएं होती हैं वो फसलों के उत्पादन में कृषि क्रियाओं व कृषि प्रारंभों को अत्यधिक प्रभावित करती है। कहीं अब वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को प्रतिपादित किया है कि फसल उत्पादन के लिए अपना एक विशिष्ट शून्य तापक्रम होता है जिसे स्पेसिफिक जीरो कहते हैं, अर्थात उस तापक्रम के नीचे वो फसल उत्पन्न नहीं की जा सकती। फसलों के उत्पादन की और किस्मों की अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति और प्रकृति होती है। प्रत्येक फसल के लिए एक अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर विशिष्ट शून्य टेम्परेचर से तात्पर्य है कि उस तापमान की सीमा के पश्चात उस फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ साथ प्रत्येक फसल का एक अनुकूलतम उत्पादन होता, अनुकूलतम तापक्रम होता है जिसे ऑप्टिमल टेम्परेचर कहा जाता है। और इस ऑप्टिमल टेम्परेचर पर कोई भी फसल अपना सबसे श्रेष्ठतम उत्पादन देती है। अर्थात ताप दशाओं का प्रभाव, यदि विपरीत ताप परिस्थिति में यदि हम किसी फसल को उत्पन्न करने में सक्षम हो रहे हैं तब भी उसका प्रभाव उसके उत्पादन पर अवश्य पड़ेगा। अर्थात उसका विशिष्ट तापमान उसे प्राप्त होने पर या अनुकूलतम तापमान प्राप्त होने पर वो अपनी श्रेष्ठतम उत्पादन देगी। और उससे भिन्न तापमान में यदि हम उसे उत्पादन करते हैं तो वो फसल उत्पादन में कम होगी। अतः कृषि प्रारूपों पर तापमान का प्रभाव विशेष तौर पर होता है और हर फसल का अपना एक स्वरूप होता है। जैसे हम अंगूर की बात करें तो अंगूर उन्हीं देशों में परिपक्व होता है जहां अप्रैल से अक्टूबर तक औसत तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं जो राई जई जैसे शीतकालीन गेहूं की उपज वहां अच्छी होती है जहां औसत दैनिक तापक्रम 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। अतः इन दोनों फसलों के लिए एक अलग अलग स्पेसिफिक जीरो टेम्परेचर की बात है, अनुकूलतम तापमान की बात है। और इस अनुकूलतम तापमान पर इनकी फसल अच्छी होती है और इसी वजह से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में इस अनुकूलन तापमान की वजह से अंगूर की फसल का एक विशिष्ट क्षेत्र वो बन गया है। वहीं पर अन्य जो फसलें हैं कोको, कहवा, मसाले, खजूर, रबर, तंबाकू, इन फसलों के लिए वर्ष भर ऊंचे तापक्रम की आवश्यकता होती है और ये ऊंचे तापक्रम वाले क्षेत्रों में अपना उत्पादन अधिक मात्रा में दे पाती है। वहीं हम फसलों के तापक्रम के संबंध में उच्चतम सीमा की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर फसलें सूखने लगती है क्योंकि इस तापमान पर धीरे धीरे आर्द्रता की कमी होती चली जाती है और जो सामान्य तौर पे किसी भी फसल को उत्पन्न होने के लिए जिस नमी की आवश्यकता होती है वो नमी वहां पर नहीं मिल पाती है। इसके पश्चात सामान्यतः पूर्ण रूप से प्राकृतिक नियंत्रित क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन नहीं होता है, परंतु आधुनिक तकनीक और अन्य कारकों की वजह से कई जगह ऐसे क्षेत्रों में भी फसलों का उत्पादन हो रहा है जो 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर वाले फील्ड है। परंतु अब इसकी सीमाओं को यदि आर्द्रता को हम जोड़ लें तब भी एक ऊपर सीमा जाने के पश्चात तापमान फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। उच्च तापमान के अतिरिक्त यदि हम फसलों की प्रत्येक फसल की एक न्यूनतम तापमान की सीमा होती है जिस तापमान से नीचे जाकर के उस फसल को नहीं उगाया जा सकता है। यदि अत्यधिक शीत और जमाव बिंदु से नीचे उतर तापक्रम का दुष्प्रभाव वहां के बीजों के अंकुरण पर, पौधों की वृद्धि और परिपक्वता पर और फसलों के उत्पादन की मात्रा पर पड़ता है। अर्थात किसी फसल के लिए जितना विशिष्ट शून्य तापमान होता है उससे नीचे यदि तापमान चला जाता है तो वहां पर उस फसल का पौधों का अंकुरण, उत्पादन और वृद्धि और उसकी परिपक्वता
प्रभावित होती हैं, जैसे कि चावल, गन्ना, जूट, कपास, मिर्च, टमाटर जैसी फसलें 2 दिन तक स्थिर जमाव बिंदु पर समाप्त हो जाती है। अर्थात 2 दिन तक यदि पाला पड़ता है या 0 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है तो ये फसलें समाप्त हो जाती हैं। और ऐसा कई सेक्टरों में देखने को मिलता है, खास करके भारत के उत्तरी मैदानी भागों में, जहां पर तापमान अत्यधिक नीचे हो जाने पर कभी कभी, अधिकांश समय पर कभी कभार, और ये फसलें समाप्त हो जाती हैं, अर्थात इनका विकास रुक जाता है। वहीं गेहूं, राई, मक्का, चावल की अलग अलग तापमान की सीमा है, अर्थात चावल 20 डिग्री से नीचे उत्पादित नहीं हो पाता, मक्का 9 डिग्री तक से नीचे उत्पादित नहीं हो पाती, राई को 2 डिग्री तक उत्पादित किया जा सकता है और गेहूं को 5 डिग्री तापमान तक उत्पादित किया जा सकता है। अर्थात तापमान की ये न्यूनतम सीमा है, हर फसल के लिए अलग अलग होती है। वहीं पर कुछ उपजें ऐसी हैं जिनमें आलू हैं, चुकंदर हैं, शीत रात्रियों में कार्बोहाइड्रेट्स अधिक शीघ्रता से जमा कर लेती हैं, जबकि कपास, मक्का, तंबाकू जैसी फसलों की सुखद वृद्धि और अच्छी उपज गर्म रात्रियों में संभव है। तो हर फसल के अपना एक अलग नेचर है, उसका ताप ग्रहण करने की या ताप की अनुकूलन की क्षमता उसकी अलग है, और प्रत्येक फसल के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और विशिष्ट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अतः तापमान की गतिविधियां कृषि कार्य को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण फसल है। अतः हम साफ तौर पर समझ सकते हैं कि मध्य यूरोपीय क्षेत्रों में जहां पर तापमान अधिक होते हैं, वहां पर कपास का उत्पादन, चावल का उत्पादन बहुत सीमित मात्रा में होता है, और वहीं पर अंगूर का उत्पादन अति विषुवत के प्रदेशों में और अति शीत प्रदेशों में बहुत कम मात्रा में होता है। तापमान कृषि कार्यों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। तापमान के साथ कृषि को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक में हम पाले की बात करते हैं, फ्रॉस्ट की बात करते हैं। और पाले से तात्पर्य ये है कि जब रात्रि के समय में आसमान स्वच्छ रहता है और पृथ्वी का दीर्घ पार्थिव विकिरण अधिक होता है, तो पृथ्वी की सतह अत्यधिक शीतल हो जाती है, जिससे तापमान काफी नीचे चले जाते हैं। इस स्थिति को पाला कहा जाता है, फ्रॉस्ट कहा जाता है, और ये फसल को उत्पादन की क्षमता घटाने वाला या फसल में परिवर्तन करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। पाला पड़ना अक्षांश सामान्यतः उच्च अक्षांशों और ऊंचाई पर पाले पड़ने की उत्पादकता को सीमित बनाने वाला महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर पाले की घटनाएं अधिकांशतः होती हैं। किसी भी प्रदेश में उपलब्ध पाला रहित अवधि वहां के बीजारोपण, प्रस्फुटन, अंकुरण, फलन, परिपक्वन तथा फसल काटने की आदि की तिथियों को प्रभावित करती है। सामान्य तौर पर कुछ फसलें ऐसी हैं जहां पर हमें पाला रहित अवधि या पाला रहित दिनों को की तिथि के हिसाब से, दिनों के हिसाब से फसलों का उत्पादन करना पड़ता है। जैसे कि यदि हम इसमें बहुत स्पेसिफिक तौर पर बात करें तो कपास एक ऐसी फसल है जिसको वर्ष में 220 दिन पाला रहित होने चाहिए, अर्थात कपास का उत्पादन उन क्षेत्रों में ही किया जा सकता है जहां पर वर्ष में लगभग 220 दिन पाला रहित हो। ऐसी स्थिति में कपास फसल का उत्पादन लेने के लिए, उसका बीजाणु को अंकुरण करने के लिए बहुत समयबद्ध कार्यक्रम रखा जाता है। यदि उसमें परिवर्तन होता है तो फिर वो फसल प्राप्त होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो पाले के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं, जिसमें कि टमाटर हैं, आलू हैं, तरबूज हैं, ककड़ी है, खरबूजा है। ये सब फसलें पाले से बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। अतः पाला पड़ने वाले क्षेत्रों में इन फसलों का उत्पादन काफी ज्यादा प्रभावित होता है। इसके लिए किसानों को कुछ विशेष प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं, जिसमें रात्रि काल में गर्म वायु का, धुएं का आवरण तैयार करना, ताकि पाले का प्रभाव कम किया जा सके, या फसलों को घास से इनसे ढक करके रखना, या सिंचाई करना जिससे कि तापमान के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, रोन घाटी, जापान एवं विश्व के अन्य खेती प्रदेशों में अधिक प्रभावी हीटरों का उपयोग उद्यानों में इस हेतु किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पाला अधिक पड़ता है और फसल उत्पादन के लिए तकनीकी रूप से सक्षम और आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण यहाँ के किसान अपने उद्यानों में फसल बचाने के लिए हीटरों का प्रयोग करते हैं, ताकि पाले से फसल को बचाया जा सके। अतः पाला
कृषि को प्रभावित करने वाला, फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। वहीं अगला कारक भौतिक क्षेत्र में आर्द्रता आती है, जिसे मॉइस्चर कहते हैं, वर्षा कहते हैं। और वर्षा, आर्द्रता फसलों के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। और आर्द्रता का महत्व वहां पर ज्यादा हो जाता है जहां पर तापमान में अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं में अधिक अंतर पाया जाता है, अर्थात जहां वार्षिक तापांतर अधिक पाए जाते हैं वहां फसलों के उत्पादन के लिए आर्द्रता की आवश्यकता अधिक होती है। अर्थात जहां पर वर्षा एक सीमित समय के लिए होती है और तापीय अंतर अधिक होता है, वहां पर सिंचाई की आवश्यकता अत्यधिक पड़ती है, क्योंकि पौधों को वृद्धि और विकास के लिए, अंकुरण प्रस्फुटन के लिए जड़ों में आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है, जिससे जड़ें प्रसारित हो सके। आर्द्रता बनाए रखने के लिए कृषि में अत्यंत आवश्यक समस्या है। वहीं मिट्टियों में आवश्यकता से अधिक जल वहां की रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं में बदलाव उत्पन्न कर देता है। आर्द्रता को हम लोग बहुत इसकी भी लिमिटेशन से मात्राएं ले सकते हैं कि आर्द्रता की कमी होने पर फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है, अंकुरण प्रभावित होता है, वृद्धि प्रभावित होती है। परंतु यदि आवश्यकता से अधिक जल भूमि में दिया जाए तो वहां की मिट्टी में जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं में बदलाव आ जाता है। इससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम आजकल अधिक जलीय क्षेत्रों में या नहरी क्षेत्रों में सेम की समस्या के रूप में देख रहे हैं। वहीं मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम आर्द्रता के कारण फसलों का उत्पादन काफी ज्यादा सीमित हो जाता है। और ऐसा इसका अतिरिक्त प्रभाव भारत जैसे देशों में, जहां पर महाद्वीपीयता की स्थितियां पाई जाती हैं और वर्षा काल में ही होती है, वहां पर इसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। अगला फैक्टर हम लोग लें तो अनावृष्टि या ड्रफ्ट को ले सकते हैं, जिसे सूखा कहते हैं। अनावृष्टि का महत्वपूर्ण कारण वर्षा की अपर्याप्त मात्रा है, अर्थात वर्षा नहीं होना है। और विश्व के अधिकांश भागों में वर्षा की पर्याप्त मात्रा नहीं पाई जाती है और वो अनिश्चित और होती है, जिसका प्रभाव कृषि कार्य पर बहुत अत्यधिक पड़ता है। यह समस्या खास तौर पे स्थायी तौर पे शुष्क क्षेत्रों में तो बनी रहती है, परंतु विश्व में और कृषि प्रदेशों में जो इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित होता है वो क्षेत्र मानसूनी एशिया का प्रदेश है, जहां पर कृषि मूल रूप से वर्षा पर निर्भर है और उसमें बड़े ड्रामेटिक परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए यहाँ की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। और वर्षा की मात्रा अनिश्चित भी होती है, उस समय बद्ध भी नहीं होती है। कभी कभी मानसून समय पूर्व आ जाता है, वर्षा की मात्रा भी अच्छी रहती है, परंतु कभी मानसून समय पर नहीं आ पाता है और वर्षा कम होती है। इससे यहाँ की कृषि बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और फसलों के रकबों में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। वहीं मध्य ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश भागों में और यूएसए के पश्चिमी भाग, चिली व दक्षिणी अर्जेंटीना भी सूखा प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर भी वर्षा की मात्रा में काफी अनिश्चितात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। और जिन क्षेत्रों में बहुत घोर सूखा रहता है वहां कृषि कार्य बहुत सीमित या न के बराबर होते हैं, जैसे विश्व में सोहेल प्रदेश उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्रों में है, जो अफ्रीका के महाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मोरितानिया, माली, नाइजर, चीड, सूडान और इथियोपिया में विस्तृत है। ये घोर सूखे वाले प्रदेश हैं जहां पर वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती। अगला कारक कृषि के दृष्टिकोण से हिमपात को है और ये कारक उच्च अक्षांशों में और पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करता है। हिमपात धरातल पर तापक्रम में हिमपात जब होता है तो धरातल पर तापक्रम में कमी आ जाती है, इससे फसलों की वृद्धि, अंकुरण प्रभावित होता है। हिमपात शुष्क हवाओं और पाले की खड़ी फसलों की रक्षा भी करता है, परंतु कतिपय पराजीवी फफूंद हिम आवरण के नीचे पनपते हैं, जिसे कालांतर में पौधे बीजों को नष्ट कर देते हैं। हिमपात का प्रभाव घाटी प्रदेशों में और उच्च अक्षांश प्रदेशों में काफी देखने को मिलता है। अगला कारक वायु है, हवा। फसलों पर वायु का प्रभाव, जिसे हम लोग स्थानीय हवाएं कहते हैं, और इन हवाओं का प्रभाव फसलों पर काफी मात्रा में देखने को मिलता है। अर्थात हवाएं फसलों के उत्पादन को प्रभावित करती है, जिसमें उत्पादन को बढ़ाने वाली भी होती हैं, और कुछ फसलों के लिए इन हवाओं के नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलती हैं। हवाओं की बात करें तो हवाएं किसी भी क्षेत्र में चलने वाली हवाएं वहां की स्थानीय भौतिक दशाओं से प्रेरित होकर के चलती हैं, जिससे हवाएं नमीयुक्त, आर्द्रता या शुष्क या ठंडी हो जाती हैं
और इन हवाओं का प्रभाव वहाँ की कृषि पर पड़ता है। शुष्क और शीत हवाएं कृषि में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन लाती हैं, कृषि को प्रभावित करती है। वहीं नमीयुक्त हवाओं का प्रभाव भी कृषि पर पड़ता है। यदि हम दक्षिणी फ्रांस व रोन घाटी पर उत्तर की ओर से आने वाली जो शीत वायु है मिस्ट्रल के प्रकोप वहां की जैतून, अंजीर, खट्टे मीठे फलों आदि को उपज को बर्बाद कर देती है। मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है जो रोन घाटी में फ्रांस में चलती है और इस हवा से यहाँ की ये फसलें बर्बाद हो जाती हैं। वहीं सिराको एक गर्म हवा है जो अफ्रीका के उत्तरी तट पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। वहीं भारत में लू के प्रभाव से गन्ना, गेहूं और चारे की फसलें नष्ट हो जाती हैं। यदि भारत में कभी कभी उत्तरी भारत के मैदानों में ग्रीष्मकाल शीघ्र प्रारंभ हो जाता है, तापमान अधिक बढ़ने पर लू चलने लगती है, तो इससे का प्रभाव यहाँ के गेहूं उत्पादन पर भी पड़ता है। वहीं प्रेरिस के मैदानों में चीनूक जो गर्म हवा रॉकी पर्वतों के सहारे नीचे उतरती है, वो यहाँ की जमी हुई बर्फ को पिघला देती है और यहाँ पर बसंतकालीन गेहूं उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। अतः हवाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं क्यूबा के सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में सागरीय हवाओं के प्रभाव के कारण वहां पर गन्ने की फसल का बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है। अतः हम देख सकते हैं कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक कारकों का एक महत्वपूर्ण योगदान है और ये कारक कृषि को काफी मात्रा में नियंत्रित करते हैं।